महाराजा भोंदू सिंह का दरबार आज भी हमेशा की तरह लगा हुआ था। सुबह की पहली किरणें राजमहल के विशाल कक्ष को रोशन कर रही थी और हवा में चंदन की हल्की खुशबू तैर रही थी। मंत्रीगण अपने निर्धारित आसनों पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी के साथ साथ एक हल्की उत्सुकता भी थी। प्रजा के कुछ गणमान्य सेवक और दरबारीगण भी अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित बैठे थे। सभी महाराजा के आगमन की प्रतीक्षा में थे। माहौल में एक अजीब सी शांत खामोशी थी, क्योंकि यह महाराजा के दरबार में पधारने का निश्चित समय था। तभी द्वार पर एक साथ कई नगाड़े बजे। उनकी गूंज पूरे महल में फैल गई। इसके बाद एक बुलंद और स्पष्ट आवाज गूंजी, सुनो सुनो, महाराजा धीराज भोंदू सिंह पधार रहे हैं, सभी सावधान। सभी दरबारी तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनके सिर सम्मान में हल्के से झुक गए। महाराजा भोंदू सिंह अपनी भारी भरकम काया और लंबी घनी मूंछों पर ताव देते हुए शाही अंदाज में सिंहासन की ओर बढ़े। उनके रेशमी वस्त्रों पर जड़े रत्न सूर्य के प्रकाश में झिलमिला रहे थे। हालांकि उनके चेहरे पर आज कुछ ज्यादा ही चिंता और उलझन की गहरी लकीरें थी, जो उनके सामान्य प्रफुल्लित स्वभाव के विपरीत थी। वह जैसे ही भव्य सिंहासन पर बैठे, दरबारियों ने अपनी अपनी जगह ली। धूर्त मंत्री धूर्त सिंह, जो अपनी चालाकी, ईर्ष्या और सत्ता के लालच के लिए जाना जाता था, मंत्री विद्यासागर के ठीक बगल में ही बैठा था। महाराज, आज आपके मुखमंडल पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? क्या सब कुशल मंगल है? प्रजा में या राज्य में कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है जिस पर हमें विचार करना चाहिए? विद्यासागर, कुशल मंगल कहाँ? आज रात मुझे एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न आया, जिसने मेरी नींद उड़ा दी है और मेरा मन अशांत कर दिया है। मैंने अपने पूज्य पिताजी को देखा स्वर्ग में। वे बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी विपदा में फंसे हों और मुझसे मदद मांग रहे हों। मैं उनसे उनकी परेशानी का कारण जानना चाहता था। उनसे पूछना चाहता था कि क्या उन्हें कोई कष्ट है। पर अफसोस, मेरा स्वप्न तभी टूट गया। मैं जाग गया और उनकी समस्या अधूरी ही रह गई। अब मैं चाहता हूं कि हम में से कोई भी बहादुर और वफादार व्यक्ति स्वर्ग जाए, मेरे पूज्य पिताजी से सीधे मिले, उनसे उनकी समस्या का पता लगाए और उसका समाधान भी ढूंढ कर लाए। महाराजा की बात सुनते ही उसने मन ही मन एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। यह वही सुनहरा मौका था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। मंत्री विद्यासागर को नीचा दिखाने और महाराजा की नजरों में अपनी जगह बनाने का। कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ तो डर रहे थे कि महाराजा कहीं सचमुच किसी को स्वर्ग भेजने का आदेश न दे दे। धूर्त मंत्री ने इस खामोशी और डर का फायदा उठाने का मन बना लिया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों में चमक देखी, फिर उसे छिपा लिया। बताओ, क्या विचार है तुम्हारा इस पर? कौन है जो इस महान कार्य के लिए आगे आएगा? कोई नहीं बोलेगा? किसी में हिम्मत नहीं? ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए यह सोचने के लिए कि मैं किस भरोसेमंद आदमी को इस पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुनूं। मुझे विश्वास है कि मेरे राज्य में ऐसा कोई तो होगा ही। महाराजा ने अपनी बात पूरी की और भारी कदमों से अपने कक्ष में वापसी की। रात होते ही धूर्त मंत्री ने अपने सबसे खास गुप्तचरों में से एक को भेजा, ताकि वह राज्य के सबसे गरीब और चालाक नाई, जिसका नाम मंगरू था, उसे अपने पास बुला सके। मंगरू गरीबी में पला पड़ा था और आसानी से पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। मंगरू, यह सोने के सिक्के ले लो, ये तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए काफी है। मंगरू की आंखें सोने के सिक्कों को देखकर चमक उठी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत पोटली को कसकर पकड़ लिया। तुम्हें बस एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। हुजूर, आप बस हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा। मंगरू झिझका, उसके माथे पर पसीना आ गया। स्वर्ग जाने की बात सुनकर उसे थोड़ा डर लगा। पर हुजूर, अगर मंत्री जी सचमुच स्वर्ग नहीं गए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, और अगर वह गए भी तो वापस कैसे आएंगे? बस जो कहा है वही करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम्हारी जान पर बन आएगी अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। तुम्हारा काम बस इतना ही है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब जाओ।
समय बर्बाद मत करो। डर के मारे मंगरू कांपते हुए महाराजा के कक्ष की ओर भागा। उसने चुपचाप महाराजा से भेंट की और धूर्त मंत्री द्वारा सिखाए गए सारे वाक्य दोहरा दिए। महाराजा भोंदू सिंह अपनी सरलता और मूर्खता के कारण मंगरू की बातों में आ गए। अगली सुबह महाराजा भोंदू सिंह ने दरबार में एक चौंकाने वाला और दृढ़ ऐलान किया। मैंने फैसला कर लिया है, इस राज्य में मंत्री विद्यासागर से ज्यादा बुद्धिमान, निडर और वफादार कोई नहीं। इसलिए मैंने उन्हें ही इस महान कार्य के लिए चुना है। मंत्री विद्यासागर स्वर्ग जाएंगे। वे मेरे पिताजी की समस्या का पता लगाएंगे और हमें उसका समाधान भी ला कर देंगे। यह सुनकर मंत्री विद्यासागर, जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे, महाराजा की इस अचानक घोषणा से तुरंत समझ गए कि यह धूर्त मंत्री की ही कोई गहरी चाल है। उन्होंने धूर्त मंत्री की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक क्षण के लिए विजय की चमक दिखाई दी। फिर वह तुरंत उसे छिपा गया। मंत्री विद्यासागर ने शांत रहकर स्थिति को संभालने का फैसला किया। महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है और मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं। परंतु स्वर्ग जैसी पवित्र और रहस्यमय यात्रा के लिए मुझे कुछ तैयारी करने की आवश्यकता होगी। मुझे 5 दिनों का समय दिया जाए ताकि मैं अपने सभी लौकिक कर्तव्यों को पूरा कर सकूं और इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर सकूं। ठीक है विद्यासागर, तुम्हें 5 दिन का समय दिया जाता है। जाओ और तैयारी करो। हम तुम्हारी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। महाराजा ने सिर हिला दिया। उन्हें लगा कि मंत्री विद्यासागर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक है। मंत्री विद्यासागर तुरंत दरबार से निकले और सीधे अपने सबसे भरोसेमंद मित्र वैद्य रामलाल के पास पहुंचे। वैद्य रामलाल एक सिद्धहस्त चिकित्सक होने के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक और विद्वान भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान मंत्री विद्यासागर से किसी भी मायने में कम नहीं थी। मित्र रामलाल, संकट बड़ा गहरा है। धूर्त मंत्री ने महाराजा को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। उन्होंने मुझे स्वर्ग भेजने का आदेश दिया है और यह जानते हुए कि यह एक असंभव कार्य है, वे मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। वैद्य रामलाल गंभीर हो गए। महाराज, उन्होंने मंत्री विद्यासागर की बात ध्यान से सुनी। दोनों ने मिलकर यह तो घोर अन्याय है मित्र। धूर्त सिंह की चालें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, पर चिंता मत करो, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे और धूर्त मंत्री की इस कुटिल साजिश को नाकाम करेंगे। इस संकट से बचने की एक विस्तृत और चतुराई भरी योजना बनाई। वैद्य रामलाल ने अपनी प्रयोगशाला में कुछ विशेष जड़ी बूटियों और रसायनों का इंतजाम किया, जिनसे अत्यधिक घना और अस्थायी धुआं उत्पन्न किया जा सके। मंत्री विद्यासागर ने अपनी विद्वता और अनुभव का उपयोग करके योजना को अंतिम रूप दिया, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया। 5 दिन बाद वह मनहूस दिन आ गया। पूरे राज्य में शोक का माहौल था। लोग गलियों में जमा थे, उनकी आंखों में उदासी थी। मंत्री विद्यासागर को एक सजी हुई चिता पर बैठाया गया। चिता को फूलों और रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था, जैसे किसी देवलोक की यात्रा पर भेजा जा रहा हो। महाराजा भोंदू सिंह स्वयं वहां उपस्थित थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख और गर्व का मिश्रण था। चिता में अग्नि प्रज्वलित की जाए। ऐसे ही एक सैनिक मशाल लेकर चिता के करीब आया। वैद्य रामलाल, जो एक साधारण लंबे दाढ़ी वाले तांत्रिक का वेश धारण करके भीड़ में खड़े थे, अचानक आगे बढ़े। उनके हाथों में एक रहस्यमयी पोटली थी। रुको रुको, इस पवित्र आत्मा को सीधे स्वर्गलोक में प्रवेश कराने से पहले कुछ आवश्यक और प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना होगा, ताकि इनकी आत्मा को सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो और इन्हें कोई बाधा न रोक सके। उन्होंने तुरंत कुछ रहस्यमय मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। उनके हाथ में जो जड़ी बूटियों की पोटली थी, उसे उन्होंने चिता के पास फेंक दिया। देखते ही देखते चिता के चारों ओर काले और घने धुएं का एक विशाल बादल छा गया। धुआं इतना घना था कि आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी भीड़ खांसने लगी और अपनी आंखों को मलने लगी। इसी धुएं की आड़ में
मंत्री विद्यासागर चुपचाप चिता से उतरकर भाग गए। उन्होंने वैद्य रामलाल के द्वारा बताए गए एक गुप्त मार्ग का उपयोग किया, जो चिता के नीचे से एक सुरंग में खुलता था। सुरंग सीधे एक गुप्त कुएं तक जाती थी, जो राज्य के बाहर एक पुराने मंदिर में खुलता था। जब धुआं छूटा तो सैनिक ने चिता में आग लगा दी। किसी को भी ये पता नहीं चला कि मंत्री विद्यासागर वहां से जा चुके हैं। चिता धू धू कर जलने लगी और भीड़ में शोक की लहर दौड़ गई। धूर्त मंत्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी चाल सफल हो गई है। उसकी आंखों में विजय की चमक साफ दिखाई दी। काश विद्यासागर वापस आ पाते। मैंने उन्हें स्वर्ग भेजकर शायद बहुत बड़ी भूल कर दी। राज्य को उनकी बुद्धिमत्ता की बहुत आवश्यकता है। महाराज, लगता है मंत्री विद्यासागर स्वर्ग की अपार शक्तियों और असीमित सुख सुविधाओं में खो गए हैं। उन्हें अब पृथ्वी लोक की और आपकी तनिक भी चिंता नहीं है। वह तो अब शायद कभी वापस नहीं आएंगे। आखिर स्वर्ग का सुख कौन छोड़ना चाहेगा? मुझे लगता है वह आपके पूज्य पिताजी की सेवा में ही लीन हो गए होंगे। नहीं महाराज, आपने तो उन्हें एक महान और धार्मिक कार्य पर भेजा था। अब यह उनकी इच्छा है कि वह वहीं स्वर्ग में रहना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं। शायद स्वर्ग का अलौकिक सुख उन्हें रास आ गया है और पृथ्वी की मोह माया से वह मुक्त हो चुके हैं। महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जब अजनबी के रूप में दरबार में आते हैं। तुम कौन हो महाशय, और इतनी लंबी दाढ़ी और बाल लेकर इस राज दरबार में कैसे आ गए? क्या तुम कोई तपस्वी हो जो कहीं दूर से आए हो? महाराज, मैं आपका ही सेवक मंत्री विद्यासागर हूं। विद्यासागर, ये तुम हो? पर तुम्हारी यह दशा, ये दाढ़ी, ये बाल, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम किसी घनघोर जंगल में भटक गए थे? महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं स्वर्ग गया था और मैं वहां आपके पूज्य पिताजी से भी मिला। क्या तुम सचमुच स्वर्ग गए थे और मेरे पिताजी से मिले? उन्होंने क्या कहा? उनकी क्या समस्या थी? क्या नहीं है विद्यासागर? जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है मेरे पिताजी के लिए। जी महाराज, मैंने उनसे उनकी समस्या भी पूछी। वैसे तो वह वहां बहुत प्रसन्न है, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ है महाराज, हर सुख सुविधा है, हर वस्तु उपलब्ध है, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर एक चीज नहीं है, वहां एक अच्छा नाई नहीं है महाराज। सोचिए महाराज, मुझे वहां केवल 3 महीने ही हुए और मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है। आपके पूज्य पिताजी को तो वहां न जाने कितने युग हो गए होंगे। उनकी क्या दशा होगी? स्वर्ग में सभी ऋषि मुनि और देवतागण जिनकी दाढ़ी और बाल बढ़ गए हैं, वे सभी एक अच्छे नाई की कमी महसूस कर रहे हैं। ओह, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। मेरे पिताजी बिना नाई के कितने परेशान होंगे। यह तो स्वर्ग में रहने वाले सभी पुण्यात्माओं के लिए भी एक बड़ी समस्या है। तो अब हम क्या करें विद्यासागर? इस समस्या का क्या? महाराज, इस समस्या का एक ही हल है। हमें तुरंत एक शाही नाई को स्वर्ग भेजना चाहिए। वही वहां जाकर आपके पिताजी और अन्य पुण्यात्माओं की दाढ़ी और बाल संवार पाएगा। इससे स्वर्ग में भी शांति और सुंदरता बनी रहेगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल की। बताओ मंगरू, तुम्हें यह सब करने के लिए धूर्त मंत्री ने क्या क्या कहा था? पूरी सच्चाई बताओ, कुछ भी मत छिपाना। मैं लालच में आ गया था। मुझे धूर्त मंत्री ने पैसे दिए थे, उसी ने मुझे आपके पास भेजा था। हाँ महाराज, उसी ने मुझे कहा था कि मैं आपके पास जाऊं और कहूं कि मंत्री विद्यासागर ही स्वर्ग जाने के लिए सबसे योग्य है। उसी ने यह सारी साजिश रची थी ताकि मंत्री जी रास्ते से हट जाएं और वह आपकी नजरों में चढ़ जाए। हल है। क्या कहा तुमने मंगरू? धूर्त मंत्री ने? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? सैनिकों, इस दुष्ट धूर्त मंत्री को अभी इसी क्षण गिरफ्तार करो। इसे मेरे सामने से ले जाओ और कारागार में डाल दो। ऐसा धोखेबाज मेरे दरबार में रहने लायक नहीं। इसका मुंह मत देखो।
जिसने मेरे सबसे वफादार मंत्री के खिलाफ साजिश रची, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मंत्री विद्यासागर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर संदेह किया और एक नीच व्यक्ति की बातों में आ गया। तुम ही इस राज्य के सच्चे रत्न हो। आज से तुम ही मेरे मुख्य सलाहकार रहोगे और धूर्त मंत्री के खाली किए गए स्थान पर भी तुम ही निर्णय लोगे। मैं तुम्हारे बिना राज्य का संचालन नहीं कर सकता। महाराज, ये सब आपकी कृपा है। मैं सदैव आपकी और राज्य की सेवा में समर्पित रहूंगा।